लेसन का नाम है आरबीडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, है ना, तो हम इसको आरबीडी बोलेंगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सो चैप्टर 7 चल रहा है अपना। ओके, सो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में टर्म्स सिमिलर है, ठीक है, बहुत सारे एनालॉगस टर्म्स है। जैसे कि यहाँ पर अगर मास है लीनियर मोशन में, तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो जहाँ पर लीनियर मोशन में हम लोग मास की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे एस, जो कि मीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं। रोटेशनल मोशन में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करेंगे, जो कि रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो आप वेक्टर का साइन दे सकते हो इनको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन आता है ए, विच इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पर आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज d ओमेगा बाई dt, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोर्स आ जाता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करके आता है ये रिजल्ट, है ना। वहां पर न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, जैसे ये वाला है, इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं, है ना। फिर हमने ये भी एक डिराइव किया था, फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। ये न्यूटन का सेकंड लॉ, ये दोनों न्यूटन के सेकंड लॉ से आते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सेकंड लॉ ही दिया है। और मोमेंटम आपका है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर सेम टर्म्स, फोर्स के लिए हम लोग टॉर्क और फोर्स को ऐसे रिलेट करते हैं, टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। और दूसरा ये फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो, टॉर्क को डी एल बाई डी टी, वेर एल इज एंगुलर मोमेंटम, यहाँ लीनियर मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। या फिर इस फॉर्मेट में लिखना है तो एम की जगह आई आ जाएगा और वी की जगह ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओके। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ भी चलता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी चलता है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। नेट फोर्स जीरो हो जाए एक्सटर्नल फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो कंजर्वेशन लॉ भी यहाँ दोनों तरफ सेम ही है, ठीक है। और ये छोड़ के भी और बहुत सारे आप रिलेशंस, एनालॉगस रिलेशंस लिख सकते हो दोनों तरफ, है ना। सो आई थिंक दिस मच इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, है ना। और हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोग यूज करते थे लीनियर मोशन में। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो हम लोग यूज करते थे काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या इक्वेशन होती थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई थिंक मैंने ये पढ़ाया हुआ है वेक्टर फॉर्म, है ना। सिमिलरली यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं रोटेशनल मोशन में। कैसे लिखेंगे देखो, एस की जगह आ जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यू की जगह ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, टाइम तो सेम ही होता है। यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। जी का यूज करके आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, यू कैन डिराइव दिस रिलेशंस फ्रॉम दीज इक्वेशंस। ये जो पॉइंट्स है ये एक अच्छा सा आपने शायद से टेबल बनाया है, अगर नहीं बनाया तो वो बना दो, अगर बनाया हुआ है तो उसमें शायद से ये इक्वेशंस नहीं थे, उनको ऐड कर दो। क्या क्वेश्चन है, लेट मी रीड द क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन।
the angular speed of a motor wheel, the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm, is increased from 1200 rpm to 3120 rpm. In 16 seconds. In 16 seconds. ठीक है. What is the angular acceleration? अब क्वेश्चंस पूछे हैं. नंबर 1, what is the angular acceleration? First, find alpha. Alpha मतलब angular acceleration. What is angular acceleration? तो आपको alpha find करना है. Assuming acceleration to be uniform. Uniform acceleration है ना? यहाँ पर चाहिए तो लिख लो. ठीक है. एनीवेज अजम्पशन है, मतलब हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा सकते हैं. सेकंड, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम. सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है. बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है. कई बार कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है और बिल्कुल सिंपल है. आ जाएगा आपको, एक बार सिखाया तो आपको आ जाएगा. ठीक है. तो चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व. कैसे करेंगे देखो, हमें ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी केसेस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सो यू कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 rpm. What is meaning of 1200 rpm? फुल फॉर्म होता है rpm का रिवॉल्यूशंस पर मिनट. एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे ये पता चलता है आरपीएम से. मतलब ये एंगुलर स्पीड नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और कौन से यूनिट्स में दिया है? आरपीएम में दिया है उन्होंने. सो गिवन डेटा में लिखेंगे n1 इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 1200 आरपीएम. ठीक है. इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ऐसा यूनिट में कर सकते हो. ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितना घूमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो क्या करेंगे, एक मिनट में 1200 बार घूम रहा है तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, तो डिवाइड दैट बाय 60. सो दिस विल गिव यू 1200 बाय 60 आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया, 20 आ गया, 20 आरपीएस. कई बार हम आरपीएस की जगह, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड की जगह हर्ट्ज सिंबल भी लगाते हैं. हर्ट्ज ये यूनिट भी यूज करता है. ठीक है. कई बार सिर्फ सेकेंड इनवर्स ये यूनिट यूज किया जाता है. बात एक ही है, रिवॉल्यूशंस एक सेकेंड में करो या फिर पर सेकेंड लिखो या फिर हर्ट्ज लिखो, ये सारे एक जैसे यूनिट्स है. सो सिमिलरली n2 कितना हो जाएगा, 3120 डिवाइड बाय 60 कर दो. सो 3120 आरपीएम. सो 3120 डिवाइड बाय 60, 0 गया, 6312 52. चेक करो, कैलकुलेशन चेक कर लो. तो 52 आरपीएस है इन 16 सेकेंड्स. तो टाइम, इस स्पीड को चेंज करने में जो टाइम लगा वो 16 सेकेंड्स का लगा. अल्फा निकालना है. ठीक है. हमें क्या निकालना है, अल्फा. तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले का. पहले फर्स्ट वाले का फॉर्मूला लिखते हैं. अल्फा का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, यस और नो. तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये मैं हटा दूं, ये वाला पार्ट, ये रफ वर्क था, हटा दूं.
या लिखना है तो लिख लो, फिर हटाता हूँ। हमारे पास वो इक्वेशन है, एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए। थीटा इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी जगह थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन देखना, हमारे पास ओमेगा और ओमेगा नॉट इन फ्रीक्वेंसी से आएगा। कैसे आएगा? तो ये रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा मिल जाएगा हमें इस पे से, या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेंगे। क्या हमारे पास टाइम है? यस। हमारे पास इनिशियल और फाइनल है वैल्यूज, यस। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं ओमेगा को 2 पाई एफ डाल दूँ या 2 पाई एन डाल दूँ, तो 2 पाई एन टू इक्वल टू 2 पाई एन वन प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो बस मैंने क्या किया, 2 पाई एन ओमेगा की जगह डाल दिया। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला हियर। सो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी एन, सो ये हो जाएगा 2 पाई एन टू इक्वल टू 2 पाई एन वन प्लस अल्फा टी। बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और सेकंड के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, फॉर्मूला हम लोग बाद में लिखेंगे इसका, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है? इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, अल्फा इक्वल टू 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन टी। देखो तो यही इक्वेशन को मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है, क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है। लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 पाई 6.28, n2 is your 52, n1 is your 20, टाइम t is 16। कैलकुलेशन आसान है क्या? देखो तो जरा, कर सकते हो क्या? करो तो सॉल्व इसको, कितना आ रहा है? So this will come out to be 32, 6.28 upon 16, 12.46 यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेते हैं आंसर। उन्होंने आंसर दिया है, वो फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली? 2 पाई n अपॉन t है ना? कौन सा वाला? जो आपने सॉल्व किया अभी ऊपर। हाँ, ये जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट के लिए है ना? हाँ यहाँ देखो, हाँ अपॉन टी है वो, यहाँ देखो, इसको उधर लेके गया, 2 पाई कॉमन, n2 माइनस n1 अपॉन टी, तो यही फॉर्मूला रीअरेंज किया। यस। आंसर देखते हैं बुक में क्या दिया है। ओके। आंसर दिया है उन्होंने 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने आंसर दिया है बुक में 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये बुक में है। क्या ये और हमारा आंसर बिल्कुल सेम है क्या? 4 3 12.46 आएगा, है ना? इफ यू पुट पाई इक्वल टू 3.14, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल बुक वाला आंसर आ गया है। हाँ 12.56 आएगा ना? 56 आएगा क्या? कर लूँ क्या? हाँ 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 56, सॉरी। हाँ कैरी रह गया था। ओके 12.56 करेक्ट। वापस से बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला में इशू आ रहा है क्या? अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में, ये आया है क्या समझ में आपको? ये हमने एनालॉजी यूज किया था, हाँ ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा इक्वल टू क्या है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये कौन सा फॉर्मूला है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है, उसी के जैसा हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये फाइनल ओमेगा, ये इनिशियल ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। ये फाइनल है तो इसको n2 लिखेंगे, इनिशियल को 2 पाई n1 लिखेंगे प्लस अल्फा टी, ठीक है।
मुझे क्वेश्चन में अल्फा पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को उधर लेके जाता हूँ, 2πn2 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, 2πn1 इक्वल टू अल्फा टी, दोनों में 2π कॉमन ले लो, n2 माइनस n1, और उस तरफ अल्फा टी का टी जो है मल्टीप्लाइड है तो उसको नीचे ले लो तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। देखो तो अब समझ में आ रहा है क्या, अब समझ में आया क्या फॉर्मूला? हाँ सर, समझ। ये इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके, चलो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे क्वेश्चन के। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील, व्हील ने कितने चक्कर कंप्लीट किए। देखो अब ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय व्हील दिखने में बहुत टफ क्वेश्चन लगता है, ठीक है, बट इसमें एक बेसिक लॉजिक है। अगर मेरा व्हील एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, हाँ, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है वो कितना होता है। अगर कोई व्हील एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो कितना एंगल से रोटेट करेगा। 2π रेडियन से, है ना, 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन बोल सकते हो आप, सही है। 1 रिवोल्यूशन विल कॉरेस्पॉन्ड टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2π रेडियन। अगर 2 रिवोल्यूशन होगा तो कितना घूम जाएगा, कितने एंगल से घूमेगा। एक रिवोल्यूशन में 2π से घूम रहा है तो 2 रिवोल्यूशन में कितने से घूमेगा, डबल ऑफ 2π, 4π से घूमेगा। पहला 2π से घूमा, फिर 2π से घूमा, n रिवोल्यूशन में कितने से घूमेगा, कैपिटल N लिखते हैं, कितने से घूमेगा, n टाइम्स 2π, हाँ या नहीं, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि अगर n रिवोल्यूशंस मेरा व्हील घूम रहा है तो वो n टाइम्स 2π रेडियन का एंगल बनाएगा, उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा स्टार्ट से एंड तक। हमें उन्होंने पूछा है कि कितने रिवोल्यूशंस होने वाले हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना टाइम, 16 सेकेंड्स में। तो हमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिल जाए तो हम लोग नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू थीटा अपॉन 2π। इस पे से मैंने फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म्ड इफ यू नो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज थीटा अपॉन 2π। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म्ड इज n इक्वल टू थीटा अपॉन 2π। थीटा ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत से 16 सेकेंड के अंत तक, 16 सेकेंड कंप्लीट होने तक इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, ठीक है। और थीटा निकालने के लिए अपने पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, कौन सा वाला, कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे काइनेमेटिकल, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं, है ना। ओमेगा नॉट है अपने पास, इस पे से आ जाएगा, एन पे से वो निकाल लेते हैं, चलो। अल्फा हमने यहाँ कहीं तो निकाल लिया है, और टी भी अपने को पता है, टाइम 16 सेकेंड का है, तो सब कुछ है हमारे पास। मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में पहले लिख लेता हूँ, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये दिख रहा है ना फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे अपने क्वेश्चन में, यहाँ सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते, चलो। सेकेंड पार्ट में हमें क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, थीटा इक्वल टू, पहले थीटा फाइंड करेंगे फिर एन फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाए, है ना। थीटा हमें फाइंड करना है, ओमेगा नॉट क्या होता है, तो 2π n होता है, तो 2π n1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर,
ओमेगा नॉट का वैल्यू मैंने डाला है 2πn1, है ना, और वैल्यूज यहाँ डाल के कैलकुलेट कर लेते हैं। 2πn1 कितना है, 20 है। टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 16 सेकेंड्स प्लस हाफ। अल्फा कितना है, अल्फा 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 यहाँ कहीं तो निकाला, हाँ ये था 4π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मैं पाई के टर्म्स में लिखूँ तो कैलकुलेशन आसान होगा, इसलिए मैं इसको 4π एज इट इज लिख रहा हूँ। टाइम t 16 है और उसका स्क्वायर भी है ना। ओके, तो बस अब कैलकुलेशन बचा है 16 और ये कितना है 20, और ये हो गया 20 to the 40, सो 16 into 40, तो ये हो जाएगा ठीक है 640 होगा, प्लस ये हो जाएगा 256 into 2, 256 होगा, हाँ into 2, तो ये हो जाएगा 512, और एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2π11, ठीक है। थीटा आ जाएगा आपका 1152 पाई, यूनिट्स होंगे रेडियन। हमें थीटा नहीं पूछा, हमें तो n निकालना है। n का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 2π, यहाँ पर देख लो n का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 2π, तो थीटा है 1152 पाई डिवाइड बाय 2π, पाई पाई कट हो जाएगा, 1152 को 2 से डिवाइड कर दो, फाइव 76 रिवॉल्यूशन होंगे। चेक कर लेता हूँ आंसर। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल सभी का। तो इस तरह से हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको आफ्टर क्लास शेयर करूँगा, सो यू कैन सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब नया टाइप पढ़ते हैं, नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमने टॉर्क पढ़ लिया था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हमने इससे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाए, सो इट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल नॉट गेट एक्सेलरेटेड, सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे नेट टॉर्क 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब वो ट्रांसलेशनल जो उसका एक्सेलरेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर रोटेशनल टॉर्क जो लग रहा है वो खत्म हो जाए, टोटल टॉर्क ना रहे, तो उस केस में ऑब्वियस बात है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। ये लिख लो। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। अ मेटल बार सेवेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and 4 kg in mass, 4 किलोग्राम in mass and 4 kg in mass, मास उसका कितना है 4 किलोग्राम है, ठीक है। 4 kg in mass is supported on 2 knife edges, is
supported on two knife edges. ठीक है, is supported on two knife edges. is supported on two knife edges. ठीक है, और देखते क्या बोला है क्वेश्चन में. A metal bar 70 cm long and 4 kg in mass is supported on two knife edges placed 10 cm from each other. Placed 10 cm from each end. Placed 10 cm from each end. ठीक है, placed 10 cm from each end. A 6 kg weight, a 6 kilogram weight, a 6 kilogram weight is suspended at 30 centimeter from one end. Is suspended at 30 centimeter from one end. सही है. Find the reactions at knife edges. Find the reactions at knife edges. Assume the bar to be uniform and cross homogeneous, मतलब एक जैसा मास है उसका हर जगह. G का वैल्यू आपको 9.8 लेने बोला है उन्होंने. G का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 9.8 लेना है. ठीक है, सो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम इसको वर्कआउट करते हैं और इसमें से सीखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है. क्वेश्चन जो है उसका डायग्राम बनाएंगे पहले, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आए क्या है. मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास. तो लेट अस ड्रॉ द मेटल बार. ये मेरा मेटल बार है. इसका लेंथ 70 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 70 सेंटीमीटर है. 4 kg का इसका वेट है या मास है. तो इस पर जो mg लगेगा वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास से लगना है. 4 ये उसका मास हो गया. mg होता है ना, वेट होता है mg, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स g. 4g का फोर्स लगेगा एग्जैक्ट सेंटर से. ये 35 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक. 70 का आधा कर दो, 35 सेंटीमीटर है ना. 70 का आधा कर दो, तो उस पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा mg जो कि वेट है इस ऑब्जेक्ट का. इज सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस प्लेस. हाँ, 4G हमने बीच में क्यों लिया वापस? याद करो, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जब बताया था, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, कहाँ पर भी ये बैलेंस कर सकता है. कहाँ पर बैलेंस करता है ये? इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट सेंटर पे, अगर ये यूनिफॉर्म है तो, है ना. तो हम लोग जब भी वेट ड्रॉ करते हैं, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो फोर्स यहाँ बताते हैं सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, इसलिए मैंने ये 4g बताया. दिस इज एक्चुअली mg, इसका m4 है, तो वेट हो गया 4g. अब क्लियर है, सेंटर ऑफ मास पे हमेशा एक्ट करता है. हाँ, ओके. तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट. 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड. यहाँ से इस तरफ एक नाइफ एज है. आप ऐसा सोच सकते हो, शार्प ऑब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर उसको बैलेंस किया है. ये नाइफ एज को हम लोग K लिखेंगे,
दोनों तरफ 10-10 सेंटीमीटर छोड़ के K1 K2 ये हमारे नाइफ एजेस है। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। दिया है उन्होंने हर एंड से 10 सेंटीमीटर इस तरफ। A 6 kg weight is suspended at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। इस एंड से, अब कौन सा एंड से लेना है अपना चॉइस है, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। लेटर से हमने यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे 6 kg लटका दिया, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर, ये 10 और ये 35 है, तो 30 यहाँ कहीं तो होगा, यहाँ कहीं तो होगा इस पॉइंट पे। लेटर से यहाँ से हमने उस 30 kg को लटका दिया। किसको 30 है ना, कितना है, नहीं सॉरी 6 kg है। 30 सेंटीमीटर पे हमने 30 सेंटीमीटर पे हमने किसको लटकाना है, इसको लटकाना है 6 kg को। तो ये कितना मास है 6 kg है, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा mg, विच इज 6g का फोर्स इधर लगेगा, 4g का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। और कोई फोर्स है क्या, फाइंड द रिएक्शन एट नाइफ, बस इतना ही है। रिएक्शन मतलब क्या, क्योंकि ये सारे फोर्सेस दो ही फोर्स है, अच्छा सारे नहीं है, दो ही है। ये दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ है ना। इन फोर्सेस को बैलेंस करने वाले फोर्सेस यहाँ होंगे। ये नाइफ है जी, यहाँ से रिएक्शन फोर्स देगा R1, यहाँ से रिएक्शन फोर्स देगा R2, और ये रिएक्शन फोर्सेस हमें निकालने हैं, है ना। क्योंकि ये रॉड और ये वेट, ये जो वेट्स है, ये रॉड का वेट हो गया, ये एडिशनल वेट, ये दोनों इन नाइफ एजेस को प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो बदले में नाइफ एज जो है वो रिएक्शन फोर्स देगा ऊपर की तरफ, तो हमें वो रिएक्शन फोर्स निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं, पहले डायग्राम बना लो। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी 35 है ना। तो ये डायग्राम बना लो आप लोग, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो अभी इसको कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो हम लोग ये कंसेप्ट नंबर 1, ये कंसेप्ट नंबर 2 ये लगाएंगे, और वी विल गेट सम इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगा आंसर, ठीक है। तो बस यही फंडा है इसमें। चलो मैं पहले ये वाला यूज करता हूँ, नेट फोर्स। फोर्स कब लगता है, तो यहाँ देख लो, ऊपर की तरफ फोर्सेस है R1 और R2, डाउनवर्ड फोर्सेस है कौन सा 6G और 4G। तो टोटल अपवर्ड फोर्स जब टोटल डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर ले, तब ये रॉड ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा। और हमें ऐसा बोला भी नहीं कि रॉड ऊपर उड़ रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है कि हमें ये भी बोला है कि ये सपोर्टेड है। सपोर्टेड है मतलब ये यहीं पर रहने वाला है, और लॉजिक है, आप गिवन डेटा देख के आपको समझ रहा है कि ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब ऊपर वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले फोर्सेस, so that is net force equal to 0. so what you can say by कौन सा इक्विलिब्रियम यूज करेंगे हम लोग, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या कंडीशन है, एफ नेट इक्वल टू 0 implies upward forces equal to downward forces। तो क्या करेंगे हम लोग, R1 plus R2 upward forces है, that will be equal to 6G plus 4G downward forces है, so that is 10G is your R1 plus R2। मैं G का वैल्यू अभी नहीं डाल रहा हूँ, बाद में डाल लेंगे, है ना। G का वैल्यू हम लोग बाद में डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने पहला कंडीशन यूज कर लिया, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है फोर्सेस होने पर भी, मतलब ये कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है नेट टॉर्क 0 यूजिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि
नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, है ना। नेट टॉर्क 0 है तो टॉर्क के दो टाइप होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इंप्लाइज क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, ऐसे टॉर्क जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऐसे टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कुछ फोर्सेस, कुछ टॉर्क उसको ऐसा घुमाने की कोशिश करेंगे, कुछ टॉर्क ऐसा घुमाने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों को बराबर लिख सकते हो। तो उस केस में ये रॉड ना ऐसा घूमेगा ना ऐसा घूमेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको आगे सॉल्व। क्लियर है यहाँ तक का? तो हमने ये सेकंड कंडीशन भी यूज कर लिया। अब चलो एक एक फोर्सेस, एक एक टॉर्क को देखना है। ठीक है, अब टॉर्क को जब देख रहे हो ना आप, तो आपको किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेके काम करना है। किसी एक पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट रेफरेंस ले लिया। क्योंकि टॉर्क जो होता है ना बच्चों, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, सही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंस सारे फोर्सेस ऐसा है आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस सच में परपेंडिकुलर ही होने वाला है ना। तो यहाँ पर सारे फोर्सेस उस लेंथ को परपेंडिकुलर है, तो अपने को ये डायरेक्ट यूज करते आएगा ये डिस्टेंसेस यूज करके। बट आर कौन सा, कहाँ से ले? सो यू हैव टू चूज वन एक्सिस और वन पॉइंट एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको रेफरेंस ले सकते हो, इसको भी रेफरेंस ले सकते हो, इस पॉइंट को भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, जनरली किसी एक एंड के पॉइंट को रेफरेंस लेना अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस लेंगे तो चलेगा, यहाँ लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन और आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि फोर्स यहीं पे लग रहा है तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। तो वो वैसे भी कर सकता है। सो लेट अस टेक दिस एज रेफरेंस। अब ये अपना चॉइस है, इसको रेफरेंस ले सकते हो, इसको ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। सो लेट अस टेक दिस पॉइंट एज रेफरेंस। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क, लेट अस से ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मेरा रॉड का ये फिक्स पॉइंट है और बाकी सारे पॉइंट्स फ्री है। तो अब आपको सोचना क्या है, ये फ्री टू रोटेट है। कंसीडर इससे ये पहला फोर्स ये आ रहा है 4G, यहाँ पर कहीं तो बीचों बीच लग रहा है। 4G कहाँ है? नीचे की तरफ। अगर ये फ्री होगा, ये पॉइंट फिक्स है, ये फ्री है, तो किस तरफ घूम रहा है मेरा रॉड? देख लो, मेरा रॉड किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ऐसा। ऐसा मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देख लो, ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका कंट्रीब्यूशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका कंट्रीब्यूशन कहां पर जाएगा देख लेना। 6G वापस से थोड़ा सा इस तरफ से लग रहा है, वो भी उसको इसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क है। इससे जो टॉर्क बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसका देख लो ऊपर की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये अकेला है जो क्लॉकवाइज है। इसको लिख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा R1 फोर्स, ये फोर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेफरेंस पॉइंट ये है, इसको हमने रेफरेंस लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये कितना है देख लो। सो ये 70 था टोटल। 70 में से इधर से 10 और इधर से 10 कम कर दिया तो 20 कम हो गया। 70 में से 20 कम हो गया तो कितना आ गया? 50। सो दिस इज 50 सेंटीमीटर। और मीटर में करना है तो आप उसको 0.5 कर सकते हो। ठीक है, मीटर में करना है तो 0.5 कर दो। ओके, सो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा टॉर्क। और कोई टॉर्क है जो इसको ऐसे घुमा सकता है? और कोई टॉर्क नहीं है, बस यही था। ये टॉर्क की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि आज का आर परपेंडिकुलर जो है वो 0 है, क्योंकि इसी पॉइंट को हमने रेफरेंस लिया तो उसका डिस्टेंस R 0 हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला पॉइंट लिया था, कैलकुलेशन आसानी होती है ना। उसके बाद ये वाला इसको इस तरफ घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सो लेट अस टेक 6G इनटू उसका डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से ये डिस्टेंस, तो कितना है देख लो। ये 30 था, ये 35, तो ये 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। और ये कितना है? 35 में से 10 गया तो कितना होता है? 35 में से 10 गया तो 25 प्लस 5 ये डिस्टेंस,
है ना, इसका और इसका डिस्टेंस, सो 25 + 5 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मतलब मीटर में करोगे तो 0.3 मीटर। ये समझ में आया क्या? हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज हो चुका है, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। अब ये भी घुमाने वाला है, ये 4G का डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से, वो तो 25 लिखा हुआ है हमने, तो ये कितना हो गया +4G × 25 सेंटीमीटर को मीटर में करो 0.25। अब बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, आपका काम हो गया। इस इक्वेशन में G का वैल्यू हमको पता है, बाकी नंबर से R1 निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल इक्वेशन है। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, आप मेरे साथ सॉल्व करो। R1 × 1/2, मैं 0.5 को 1/2 लिखता हूँ, ठीक है। 6 × इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 18, 6 3 = 18 और अपॉन 10 लिख दो। G प्लस ये 4 × ये 1/4, 0.25 इज 1/4, सो 4 × 1/4 कट हो जाएगा, G बचेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 = हो जाएगा 36 G/10 + 2G। तो ये 36 मतलब 3.6 है ना, 36/10 इज 3.6G + 2G, 3 2 5, 5.6 G, so 5.6 × 9.8, this will be your R1 न्यूटन में आएगा, ये फोर्स R1 आएगा 5.6 × 9.8 न्यूटन, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लो, 5.6 × 9.8 कितना हो रहा है ना। अब ये R1 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल सकते हो, यूजिंग इक्वेशन 1, R1 + R2 = 10G। R1 का वैल्यू है 5.6G + R2 = 10G, so R2 = 10G - 5.6G। सही कर रहा हूँ मैं? तो 10 में से 5.6 गया तो कितना आ गया, 4.4। G का वैल्यू 9.8, तो आपके पास R2 न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बाकी के कर लो आप। ठीक है, तो बस ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, कैलकुलेट करके बताना मुझे ये वैल्यूज कितनी आ रही है, ये और ये, है ना, मतलब हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेंगे। चलो तो अभी नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि लीनियर मोशन में जो मास का रोल है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं MI, और सिंबल यूज करते हैं I, ठीक है। सो दिस, जैसे हमारा मास जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ यू सपोज यू हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, लेट अस एक छोटा सा स्टोन है ना, और दूसरा एक बड़ा सा, बहुत बड़ा, आप इमेजिन कर लो उतना बड़ा स्टोन है, ठीक है, और इसका मास ऑब्वियसली काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, और दोनों का आप फोर्स लगा रहे हो आपके एक हाथ से। सो कौन सा ऑब्जेक्ट आपके फोर्स लगाने पे मोशन में आ जाएगा? ये वाला, है ना। इस पे आपको इसको मूव करना है तो एक हाथ से तो आपसे मूव होगा ही नहीं। इमेजिन कर लो कितना बड़ा है कि आपकी साइज का है, आपके साइज का बड़ा सा पत्थर है, किसी पहाड़ पे पड़ा हुआ पत्थर है, और आप कोशिश कर रहे हो धक्का देने की, तो ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसमें वो टेंडेंसी है कि वो मोशन को रेजिस्ट कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो इसमें क्या ज़्यादा है? इनर्शिया ज़्यादा है। इसका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा, बिकॉज इसका मास ज़्यादा है।
सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। कौन सी इनर्शिया? तो बस इनर्शिया। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में भी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो रोटेशनल वेलोसिटी है ओमेगा, उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि अर्थ, अर्थ एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो उसका ये टेंडेंसी है कि वो वैसे ही घूमते रहेगी सालों साल, है ना, वो खुद से रुकना नहीं चाहेगी। और अगर उसको रोकना है तो आपको लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लार्ज टॉर्क अप्लाई करने पड़ेगा, बिकॉज इट इज रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन देयर रोटेशनल स्टेट। जैसे कि अगर कोई आपके पास लेट अस से फैन है, आपका घर का फैन है और वो लेट अस से बंद है, अभी हमारा जो घर का सीलिंग फैन है लेट अस से अभी हमने फैन को ऑन नहीं किया, वो बंद है, ठीक है, तो ये जो फैन है उसका नेचुरल टेंडेंसी ऐसा है कि वो बंद ही रहेगा, वो घूमेगा नहीं खुद से। मतलब वो घूम सकता है ना, हमारा फैन घूम सकता है, बट वो खुद से नहीं घूम रहा है, वो अपनी जगह रुका हुआ रहेगा। तो उसमें क्या टेंडेंसी है? उसमें रोटेशनल इनर्शिया है, वो घूमना नहीं चाहता खुद से। अगर उसको घुमाना होगा तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आएंगे इसके मोटर में जो उसको घुमाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या है? रोटेशनल इनर्शिया है। वैसे ही ये रुका हुआ था तो ये रुका रहना पसंद करेगा। अगर ये फैन घूमना चालू हो जाए, लेट से कुछ एक स्पीड वो अटेंड कर ले, ठीक है, और अगर हम लोग स्विच को ऑफ कर दे, वहां से हमने अगर क्या कर दिया, स्विच जो है उसका बंद कर दिया, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया तो उसको घूमने के लिए कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है जो उसको कंटिन्यूस घुमाते रहे। ठीक है, तो लेट से इस फैन ने कुछ ओमेगा अटेंड कर लिया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी अटेंड कर लिया है, तो ये खुद से रुकना भी नहीं चाहेगा, ये घूमते रहेगा। इवन इफ यू स्विच ऑफ योर फैन, है ना, सप्लाई बंद कर दो, ये घूमते रहेगा, काफी समय तक घूमता है और बाद में रुक जाता है। बाद में रुकता क्यों है? बिकॉज एयर फ्रिक्शन है ना, एयर फ्रिक्शन है जो उसको रोक रहा है। अगर एयर फ्रिक्शन हो गया, उसके अंदर जो रॉड होता है जिससे वो मोटर कनेक्टेड है, वहां पर एक बेरिंग होता है, वो बेरिंग में भी थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, बहुत स्मॉल फ्रिक्शन होता है, बट दैट फ्रिक्शन इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉप दैट रोटेटिंग फैन, है ना, और एयर फ्रिक्शन है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई बाहर से टॉर्क है, अगर वो टॉर्क जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रोटेट। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है रोटेशनल मोशन में बता रहा हूँ। अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, इट विल नॉट रोटेट। अगर वो रोटेटिंग है तो वो खुद से रुकेगा नहीं, उसको कोई किसी टॉर्क की जरूरत पड़ेगी रोकने के लिए। सो दैट इज दिस रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, चीजों में रोटेशनल इनर्शिया होता है, जैसे कि हमारी अर्थ में है। अर्थ को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उतना बड़ा फोर्स अवेलेबल नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। अर्थ जब स्पेस में मूव कर रहा है देयर इज नो फ्रिक्शन। हमारा फैन मूव कर रहा है तो वो एयर का फ्रिक्शन है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपका फैन जो है लेट से अभी चल रहा है, कुछ किसी तो स्पीड पे चल रहा है, आप उसको स्टॉप करो और टाइम काउंट करो कितने टाइम में वो जाके रुकता है। ठीक है, वो टाइम कहीं पे लिख दो। ओके, अब क्या करना है आपको, फैन के सारे ब्लेड्स जो ऊपर स्क्रू होता है, उन स्क्रू, फैन को बंद करके उसके जो स्क्रू है, स्क्रू खोलकर उन ब्लेड्स को निकाल दो। ठीक है, और फिर वापस से फैन को सेम स्पीड पे घुमाओ। ठीक है, खाली फैन घूमेगा, उसका जो मोटर है वो घूमेगा एज इट इज। ठीक है, उसके ब्लेड्स हटा दिए, ब्लेड्स हटाने से हम एयर फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस से फैन स्विच ऑफ करो और वापस से टाइम काउंट करो। सो यू विल नोटिस कि जैसे ही आपने ब्लेड्स हटा दिए, आपने उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो काफी कम कर दिया। ठीक है, सो ये सिर्फ एक ही फ्रिक्शन लगेगा जो कि बेरिंग्स के बीच में होगा, और वो एयर फ्रिक्शन आपने सिग्निफिकेंटली कम कर दिया। व्हाट यू विल नोटिस कि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रोटेट करते रहेगा व्हेन यू रिमूव द ब्लेड्स। ठीक है, सो दिस शोज दैट ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी टू कंटिन्यू इट्स रोटेशनल मोशन, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will continue to remain at rest. So that is your Newton's first law. So this is law of inertia. तो वहां से ये rotational inertia concept आया। Now this rotational inertia, you can think of this in other way also. कैसे सोच सकते हो कि कितना एफर्ट लगता है चीजों को घुमाने में। जैसे यहाँ पर हमारा स्टोन के साथ, छोटा स्टोन है, उसको मूव करने में, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में कम एफर्ट लगता है, कम फोर्स से काम हो रहा है। बड़ा स्टोन है, ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। रोटेशन में भी ऐसे ही है। लेट अस से मार्कर है,
है ना, सबके पास अभी पेन है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 2 उंगलियों से आपको इस पेन को घुमाना है, बस सिंपल एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है, 2 उंगलियों से पेन को पकड़ना है। सबसे पहले आपके पास जो भी पेन है 2 उंगलियों से पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है, बीचों बीच पकड़ो। पेन को ऐसे खड़ा पकड़ो, ठीक है। हम लोग केस पढ़ने वाले, केस नंबर 1। पेन को ऐसे पकड़ा है और घुमाते हैं, 2 उंगलियों से घुमाना है, बाकी हाथ का यूज नहीं करना है, ठीक है। आपकी उंगलियों पे जो फोर्स लग रहा है, जो आप एफर्ट लगा रहे हो, उस फोर्स को फील करो, ठीक है। अब इसी पेन को ऐसे घुमाओ, ठीक है, और फील करो कि क्या सेम फोर्स लग रहा है या थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है ऐसे घुमाने में। ऐसे तेजी से भी कर सकते हो आप। क्या सेम फोर्स लग रहा है या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसे घुमा के देखो तेजी से, ऐसे घुमा के देखो तेजी से। केस नंबर 1 ऐसा, केस नंबर 2 ऐसा, ठीक है। एक और केस ले लो, केस नंबर 3, यहां पकड़ो कॉर्नर पे और फिर ऐसे ऐसे घुमाओ। पूरा रोटेट नहीं कर सकते, हमारी उंगलियां इतना ही घुमा सकती है। और चेक करो कौन से केस में ज्यादा एफर्ट लग रहा है, केस नंबर 1, 2 या 3। मार्कर को ऐसे रोटेट किया, इस तरह से, ऐसा। केस नंबर 2, मार्कर को ऐसे रोटेट किया। और केस नंबर 3, मार्कर को ऐसे रोटेट किया। कौन सा वाला केस ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपको। केस 1, 2 या 3, in which case you have to put more effort to rotate it। बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कौन से केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है। यस यस, रेवा सही है। सो दिस इज इजीएस्ट केस, बहुत आसानी से घुमाते आ रहा है, बिल्कुल बिना कष्ट के ही बोल सकते हो आप, ऑलमोस्ट कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे घुमाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ऐसे घुमाने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आप फील कर सकते हो वो एफर्ट, मेरे हाथों में भी मैं फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो तीनों ही केस में मार्कर का मास उतना ही था, स्टिल the effort was different, मतलब moment of inertia was different in all these 3 cases। so moment of inertia is not like mass only, है ना, इसलिए इसको अलग से डिफाइन किया है। तो it depends on some factors। it depends on what? it depends on how the mass is distributed। मास एक्सिस के आसपास नजदीक है या एक्सिस से दूर है। देखो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास है, ये पूरा मास है, तो ये मास काफी दूर है, एक्सिस से काफी दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ मास एक्सिस से इतना ही दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ मास एक्सिस से इतनी ही दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये ऑब्वियसली मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है ना, मास पे तो डिपेंड करेगा ही बॉडी का, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये मार्कर है, तो ये मार्कर या पेन हम लोग घुमा रहे हैं तो इजी है। अगर मैं आपको बोल दूं कि दोनों उंगलियों से इस बॉटल को ऐसे ऐसे घुमा, तो मेरा खुद का हाथ ही दर्द करने लग जाएगा, तो और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर मैं और कोई हैवी ऑब्जेक्ट दे दूं, बड़ा सा लकड़ी का ब्लॉक दे दूं और आपको बोलूं कि घुमाओ 2 उंगलियों से, तो यू विल फाइंड कि इट इज मोर डिफिकल्ट है। मास बढ़ने पे तो इनर्शिया बढ़ता ही है, ये भी बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरी जो चीज है, it also depends on position and orientation of axis of rotation। देखो जरा, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा था
उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमने पोजीशन, यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज किया है, सेंटर से जा रहा था ऐसा था, अब उसी रॉड को मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, खड़ा था आड़ा कर दिया तो ओरिएंटेशन चेंज किया एक्सिस ऑफ रोटेशन का, और यहाँ पर मैंने इस एक्सिस को बीच में था तो साइड में कर दिया, तो मैंने पोजीशन और ओरिएंटेशन चेंज किया एक्सिस का, एंड वी फाउंड दैट द एफर्ट इज डिफरेंट इन ऑल दीज 3 केसेस, है ना। सो इन चीज़ों पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो इसको हमें डिफाइन ऐसे करना होगा कि ये सारी चीज़ें आ जाए इसमें, ठीक है। तो सिंस वी डिफाइन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडीज, और हमने ये सीखा था कि रिजिड बॉडी अगर है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट अस से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रिजिड बॉडी है जिसका कोई भी शेप हो सकता है, तो मैंने एक रैंडम शेप अपने मन से कुछ तो बनाना था, बना दिया। तो हम लोग इस रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3, m4, m5 एंड सो ऑन। n पार्टिकल से बना हुआ हमारा बॉडी है। ऑल द पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1, r2, r3, rn, ऐसे सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस है कहाँ से, ri इज डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1, सेकेंड के लिए r2, तो 2, थर्ड के लिए r3, थर्ड पार्टिकल, सो ith पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एंड mi इज मास ऑफ ith पार्टिकल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन ऐसा किया गया, इसका डेफिनेशन ऐसा है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले देता हूँ, बाद में वर्ड में लिख के दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल टाइम्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब सबके लिए ये एक्सटेंड करते जाओ, mn rn स्क्वायर, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला है उस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन, बिकॉज दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, सो वी कैन राइट दिस एज समेशन mi ri स्क्वायर, i गोज फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 से लेके n तक टर्म्स आपको इसमें लिखना है। तो इसी बड़े फॉर्मूले को हम लोग छोटा कर सकते हैं, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, स्टेटमेंट में इसके बाद बताता हूँ, यहाँ तक लिख लो, ये पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बोर्ड पे डायग्राम्स बना लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज सम ऑफ product of masses of each particle and square of distance of the particles from axis of rotation। ये definition है, simple। moment of inertia of a rigid body about given axis of rotation is defined as sum of product of masses of each particle and square of the डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने दिया है, स्टेटमेंट भी दे दिया, ठीक है। किन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक्सिस के आसपास किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट हैवी होगा तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, पोजिशन और ओरिएंटेशन, एक्सिस किस तरह से ओरिएंटेड है, ऐसा है या ऐसा है, वो एक्सिस ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है एंड पोजीशन पे भी डिपेंड करता है एक्सिस के, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास, शेप साइज भी रहेगा यहाँ पर, एक और पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ठीक है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है, शेप साइज पे।
अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, तो इसका हम लोग यूनिट और डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इसी पे से बता सकते हो, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस आप लोग लिखो, डायमेंशंस आप लोग लिखो, क्या आ रहा है इसका, किलोग्राम का m1 है ना, और मीटर स्क्वायर का L2, टाइम तो नहीं आएगा इसमें, तो T0, m1 L2 T0, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके डायमेंशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। CGS यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है बच्चों, ये कब यूज कर सकते हैं, व्हेन यू नो द पार्टिकल्स कहाँ पर है और उनके पोजीशंस, है ना। हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बॉडी है जैसा कि ये, जहाँ पर पार्टिकल्स का आप पोजीशन नहीं बता सकते, रॉड जैसा बॉडी, तो उस केस में यही फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपना फॉर्मूला है समेशन mi स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to n। इफ यू हैव इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिनका आपको पोजीशन और मास पता है, नहीं पता है, तो सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, जहाँ पर r विल बी द फंक्शन, है ना। फंक्शन जो हमें बताएगा कि क्या हर एक छोटे छोटे उस बॉडी को आपको यूनिफॉर्म बॉडी सोचना है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे, और हर डीएम, हर छोटे पार्टिकल का मास जो है वो डीएम होगा, और उसका डिस्टेंस जो है दैट विल बी फंक्शन, सम काइंड ऑफ फंक्शन, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसके मैं कुछ एप्लीकेशंस कराऊंगा, तब आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यही फॉर्मूला इस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है फॉर रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, या फिर यू कैन से फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कंटिन्यूस बॉडी, जो हमारे आसपास जो बॉडीज होती है वो कंटिन्यूस बॉडीज होती है ज़्यादातर, ठीक है। पार्टिकल्स होंगे तो ये पार्टिकल्स नहीं पता है, उनके लोकेशंस नहीं पता है, तो ये जनरल केस। चलो पहले इसका एक एग्जांपल, छोटा सा सिंपल एग्जांपल मैं करा के दिखाता हूँ, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको एक पॉपुलर क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है जिसका साइड है a, इसके कॉर्नर्स पे मास m रखा हुआ है। स्क्वायर है जिसका साइड है a, इसके कॉर्नर्स पे मास रखा हुआ है m। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दे देंगे, कौन सा एक्सिस लेना है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये पूछा है आपको। तो फॉर्मूला अपने सामने है ये वाला, यू कैन सी देयर आर 4 पार्टिकल्स। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम लोग, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। कहाँ तक लिखना है, 4 पार्टिकल है, 4 लिखना है। m होता है मास, r होता है एक्सिस से डिस्टेंस, तो मास तो सभी के सभी m है। r1 लेटर से इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। r1 मतलब फर्स्ट मास का एक्सिस से डिस्टेंस, फर्स्ट मास एक्सिस के ऊपर है तो इसका डिस्टेंस है 0, प्लस सेकेंड मास तो सारे m ही है, सेकेंड मास का एक्सिस से डिस्टेंस है a, ये वाला डिस्टेंस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस थर्ड मास एक्सिस से डिस्टेंस है a, प्लस फोर्थ मास एक्सिस पे ही है तो उससे उसका एक्सिस से डिस्टेंस है 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सो ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करना था इसलिए ये एग्जांपल दिया।
ये एक्सिस की जगह ये एक्सिस ले लोगे तो भी सेम रिजल्ट, ये एक्सिस लोगे तो भी सेम रिजल्ट। ये एक्सिस लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको होमवर्क में करना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस।